नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह को कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 वर्ष की थीं। मंगलवार देर रात सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 6:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए, जहां पार्थिव देह रखी हुई थी। पीएम मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दुख की घड़ी के बाद भी पीएम मोदी ने अपना कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए और वहां से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन आज हुआ। उसके बाद तकरीबन सुबह 9:30 बजे उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। उनका अंतिम संस्कार किया गया। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, पीएम की मां का निधन हुआ आज और प्रधानमंत्री पहुंचे अहमदाबाद, उन्हें कंधा दिया। पंचतत्व में विलीन हुई मां, उन्हें मुखाग्नि प्रधानमंत्री ने दी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये देखी गई, इतनी दुख की घड़ी में ही प्रधानमंत्री ने अपने जो तय कार्यक्रम थे नितिन, वो रद्द नहीं किए। प्रधानमंत्री कोलकाता में जो कार्यक्रम था उसमें लाइव जोड़ते हैं ऑनलाइन और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का देहांत हो गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ गुजरात में उन्होंने अपनी माता जी को जो है कंधा दिया और कंधे में उन्होंने मुख अग्नि में दी थी। और साथ ही उसके आपको बता दें जिस तरीके से कंधा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो काफी दिन से जो है उनकी माता जी जो है बीमार चल रही थी, तो 2 दिन से बीमार चल रही थी। इस तरीके से वो अपनी माता जी को देखने के लिए खुद हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। हॉस्पिटल में उन्होंने जो है सभी डॉक्टरों से बातचीत की थी कि आखिरकार किस तरीके से क्या दिक्कत है माता जी को। तो उसी वजह से तमाम यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जब लगा दी गई थी, तमाम अपने नेताओं ने जो है ट्वीट करके भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है कि माता जी को जिस तरीके से जो है एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी का निधन हुआ, उसका काफी शोक जताया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे शोक जताया और कहा है कि जिस तरीके से एक लाल के लिए एक माता जी का चला जाना बहुत सुखद खबर है। और साथ ही तमाम बड़े बड़े मंत्री और तमाम अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करके जानकारी दी और तमाम श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी माता जी को कंधा दे रहे थे, तो उन्होंने भावुक हो गए थे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जो है 100 साल से ऊपर थी और साथ ही चाहे उनका जन्मदिन हो या कुछ भी है, हर प्रोग्राम में जो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू का जो भावुक हो गए, जो है उन्होंने एक अपनी माता जी को खोया। एक इतनी बड़ी रखी है कि जिस तरीके से माता जी काफी दिन से बीमार थे, उनके इलाज के लिए बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि आखिरकार डॉक्टरों की टीम वहाँ लगातार लगाई गई थी जिस तरीके से माता जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टरों का कहना था उनकी माता जी जो है जल्दी ठीक हो गए, वो घर चली जाएंगे। लेकिन आज जब सुबह उनको एक सुखद खबर सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि आखिरकार उनकी माता जी अब नहीं रही है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने जो श्रद्धांजलि अर्पित की थी और साथ ही अपनी माता जी को कंधा दे के जो है उन्होंने जो है पूरी तरीके से बेटे की तरह जो है अपना यहाँ पर रिवाज निभाया। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बात ये रही है कि जिस तरीके से कोलकाता में जो है एक रेलवे का जो उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाइव टेलीकास्ट आए और साथ ही उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो एक अपने देश के लिए अपना काम करने की सेवा उन्होंने रोकी नहीं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी का निधन हुआ है, तो उसका देखना यही है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता भी जाना था, वैसा आज के दिन तो आज उनकी माता जी का देहांत हो गया। तो पहले माता जी के वहां से गुजरात गए थे, अहमदाबाद अपनी माता जी को पंचेल करके उसके बाद तुरंत कोलकाता के लिए रवाना हो गए। वाकई में, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री का सबसे
जो करीब का रिश्ता था वो अपनी माँ से था, और हर किसी बच्चे का अपनी माँ से एक बेहद ही लगाव होता है। हम देखते थे कि माँ हीराबा के पास वो जाते थे, किस तरह से उनके साथ हाल ही में क्या तस्वीर आई थी कि वो गए अपने घर पे माँ के साथ चाय पी रहे थे। कई बार देखने को मिलता था कि माँ उन्हें पैसे दे रही हैं अपने बटुए में से निकाल के। कभी माँ के चरणों को धोते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो एक लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ हीराबा से। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो किसी भी चीज के लिए जाते थे या शपथ लेते थे या अपने जन्मदिन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते, चाहे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने हो, उन्होंने सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद लेके चाहे उन्हें उनके जन्मदिन पर माता जी जो है पैसे निकाल के देती हैं, तो उन पैसों को बड़े सुख उससे रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी है उन्हें जो पैसे भी देती हैं। और साथ ही इस तरीके के जो प्रधानमंत्री कभी भी जाते तो अपनी माता जी से बहुत लगाव था। वो पहले माता जी के पैर छूते और पैर छू के सबसे पहले उनको खाना खिलाते अपने हाथों से, चाहे वो गुजरात चले जाते तो गुजरात के अंदर जो है वो पैसे भी देती थी और साथ ही उनको खाना भी खिलाती थी अपने हाथ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से जो है अपनी माता जी को खाना खिलाते। लेकिन जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का देहांत हुआ है, तो उसमें देखा जाए कि आखिरकार सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और सभी एक भावुक घड़ी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कंधा मिला के लोग खड़े हैं। आखिरकार जिस तरीके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधा अपनी माता जी को दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी माता जी से काफी प्यार करते थे, चाहे कुछ भी दिक्कतें होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी माता जी से मिलने के लिए गुजरात रवाना हो जाते। और सबसे महत्वपूर्ण ये नितिन कि एक बेटे के लिए आसान नहीं होता कि पहले माँ को कंधा दें, उसके बाद अपने जो दिनचर्या के काम है देश को लेकर उन्होंने आज के दिन भी जब सबसे बड़े दुख की घड़ी थी उनके सामने, उनकी माँ का देहांत हो गया, उनकी माँ नहीं रही, बावजूद उसके देश को प्राथमिकता दी। जो तय कार्यक्रम थे वो रद्द नहीं किए, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात पहुंचे तो अपनी माता जी को कंधा दिया, साथ में उनके जो देश के जो कार्य थे उन कार्यों को भी नहीं रोका गया। खुद वो अपने कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे। कोलकाता में उन्होंने वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई और जो प्रोग्राम लगे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके भी शिरकत किया। साथ ही अपनी माता जी को पहले जो है कंधा दे के आए थे, कंधा देने के बाद में तुरंत वो जो है कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे। कोलकाता में उन्होंने वंदे एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाई और साथ ही ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नितिन, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार तड़के एक्सीडेंट हो गया। हादसे में ऋषभ पंत बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले कि मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। यहाँ के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल जारी है। डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। तो अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से रुड़की निकले थे। रुड़की होम टाउन है दरअसल ऋषभ पंत का, और तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे और ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ। चश्मदीदों की माने तो उस वक्त कार की रफ्तार तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। सौरभ भाटिया जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव। सौरभ, फिलहाल सूरत हाल कैसे हैं ऋषभ पंत के, कैसी तबीयत है, तबीयत में थोड़ा सुधार है क्या, डॉक्टर्स की टीम का क्या कहना है, दिल्ली की जरूरत तो नहीं है लिफ्ट करने की? बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत की तबीयत में अब जो है सुधार है, क्योंकि सुबह जिस तरीके से सबसे पहले जो है डॉक्टरों के द्वारा ऋषभ पंत का एक्सरे किया गया, उसके बाद सीटी स्कैन और 3 MRI जो है ऋषभ पंत की गई थी। शरीर में जहां जहां तकलीफ थी, जहां पर जो ये महसूस हो रहा था कि उनका जो फ्रैक्चर हो सकता है, वहाँ तमाम जगहों पर जो सीटी स्कैन और जरूरत पड़ने पर MRI भी किया गया है। एक्सरे में जो पहले ही उनके जो पैर में साइज में जो है फ्रैक्चर होने की पुष्टि हो चुकी थी, जिसकी जो है बकायदा हमने फोटोग्राफी बकायदा दिखाई कि किस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा उनका एक्सरे किया गया और क्या रिपोर्ट में पाया गया। लगातार जो हम दिखा रहे हैं कि ऋषभ पंत को मैक्स अस्पताल में किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस समय ऋषभ पंत जो है मैक्स अस्पताल के ICU में एडमिट है। हालांकि ये एहतियात के तौर पर जो है उनको ICU में रखा गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनकी जो है केयर बेहतर तरीके से हो जाए। उनकी माता जी जो इस समय मौके पे मौजूद है, बकायदा जो है वो ऋषभ पंत की पल पल की रिपोर्ट जो है हासिल कर रही है। इसके साथ ही BCCI के जो तमाम
पदाधिकारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार जो ऋषभ पंत से संपर्क में है। डॉक्टरों की टीम से जो उनकी बातचीत हो रही है और बाकायदा पल पल का इनपुट जो है अपने जो सीनियर्स हैं उनको तक भेजा जा रहा है। बीसीजीआई मुंबई और जो है दिल्ली ऑफिस में जो इसका बाकायदा जो अपडेट है वो दिया जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा पहले ये कहा गया था कि ऋषभ पंत की हालत में सुधार लगातार आ रहा है और उनको जो है फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में भी रखा जाएगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि बीसीजीआई के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो मैक्स हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत भी की गई है और जरूरत पड़ने पर जो उनको एयरलिफ्ट करने की बात भी सामने आ रही है। जी दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं कि एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे ऋषभ पंत और तकरीबन जो चश्मदीद कह रहे हैं कि 150 की रफ्तार में सौरभ उनकी कार चल रही थी, मर्सिडीज कार, और तभी ये हादसा हो जाता है। दरअसल माँ को सरप्राइज देना था उनको, माँ को बिना बताए घर से निकले सुबह, क्योंकि अगली सुबह उनको कल के दिन बेंगलोर के लिए भी रवाना होना था, तो एक दिन वो घर में गुजारते और इसी के लिए माँ को सरप्राइज देने के लिए निकले थे। हादसे का जो प्रमुख कारण है वो पुलिस अब तक खोज पाई है क्या, क्या कारण रहा? और मर्सिडीज जैसी कार जो ये दावा करती है कि बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था मर्सिडीज में रहती है, सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छी है मर्सिडीज, महंगी भी है, और उसके बावजूद भी इतनी चोटें लग जाती हैं ऋषभ पंत को। देखिए यही जो है कहा जा सकता है कि जो कार जिस कार में ऋषभ पंत सवार थे वो महंगी होने के साथ साथ जो है सुरक्षा फीचर से भी काफी महत्वपूर्ण थी। इसी की वजह से जो है ऋषभ पंत बच भी सके हैं। चोट जरूर आई है लेकिन जान पे आ सकती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारी जो लगातार बता रहे हैं कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई, क्योंकि ऋषभ पंत ने खुद भी बताया कि उनको नींद की झपकी लग गई थी जिसके चलते इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई। हमने खुद देखा सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाया जा रहा है कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी, कितना डिवाइडर तोड़ के और जो साइड वॉल तोड़ के जो गाड़ी रोड पे ही जो पलट गई, जिसके बाद जो है कुछ देर बाद गाड़ी में आग लग गई थी। ये एक सुरक्षा फीचर ही था जिसके चलते ऋषभ पंत की जान बच सकी। अगर हाँ ये एक बात और कह दूं कि दिन में का अगर ये समय होता तो ये हादसा और भयावह हो सकता था, क्योंकि दिल्ली देहरादून ये मार्ग है, लगातार इस सड़क पर आवाजाही होती है, हजारों की संख्या में लोग जो है इस सड़क से आवाजाही प्रतिदिन करते हैं। अगर जो है ये समय कुछ और होता तो शायद जो है स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऋषभ पंत को झपकी लगने से जो है ये दुर्घटना घटित हुई है, ये पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है। जी ठीक है, बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, अगली खबर भी आपसे जानकारी लेंगे। सौरभ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक्ट्रेस तनुषा शर्मा की सुसाइड के मामले में उनकी मां वनिता ने एक्टर शीजान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुषा की मां वनिता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शीजान उनकी बेटी तनुषा पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था, साथ ही उससे महंगे गिफ्ट्स भी मांगा करता था। उन्होंने बताया कि एक बार शीजान ने तनुषा को पीटा भी था। मामले की बात करें तो शीजान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने उनकी रिमांड को शनिवार यानी कि कल तक के लिए बढ़ा दिया है। वसई कोर्ट के मुताबिक कल तक वे पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। तो शीजान खान के ऊपर उनकी मां तनुषा की मां वनिता कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। सामने यह भी आ रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी शीजान दबाव बना रहा था तनुषा पर। नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, शीजान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तनुषा शर्मा खुल के बोल रही हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था, महंगे गिफ्ट्स मांगता था और तो और पीटता भी था तनुषा को। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तनुषा हत्याकांड मामले में जो है आए दिन जो है मुश्किलें बढ़ रही हैं, आरोप पे आरोप लगाया जाना। माता ने भी अपने आरोप लगाया। माता जी ने कहा है कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात यहाँ सामने आई, एक बड़ा आरोप लगाया कि वो धर्म परिवर्तन के लिए इसी बात से चीज करते थे और कहा जाता था कि इसमें जो है वो धर्म परिवर्तन करें और उनको मारपीट भी उनके साथ करता था, उनको महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह भी मांगा करता था कि आपके साथ मुझे महंगे गिफ्ट चाहिए, जिस तरीके से डिमांड तनुषा के साथ में वो करता था। तो कल उनकी माता ने जो है माँ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इस चीज के बारे में जो खुलासा किया और एक सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उनको जो मारपीट उनके लड़की के साथ में किया करता था और साथ ही बड़े बड़े मांगा करता था और साथ ही धर्म परिवर्तन की बात यहाँ सामने उन्होंने लगाया कि धर्म परिवर्तन की भी जो है डिमांड यहाँ करता था कि धर्म परिवर्तन करके ही उससे जो सारी डिमांडों के बारे में बातचीत करता था। लेकिन अब जिस तरीके से एक आरोप पे आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं और उसकी जो मुसीबत है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नितिन, फिलहाल शीजान पुलिस कस्टडी में है।
जब सामने आया जब सेट पर ये फांसी लगाई गई मेकअप रूम में तुनिशा ने, तो उससे कुछ देर पहले शीजान से मिली थी तुनिशा, और सामने ये आया है कि तुनिशा और शीजान के बीच कुछ मुंह विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, और इसके बाद तुनिशा ने फांसी लगाई। तो पुलिस कस्टडी में शीजान ने कुछ खुलासे किए हैं क्या? क्या कुछ कहना है सूत्रों का? क्या वाकई में झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ तो किस बात को लेकर हुआ था? और फिर तुनिशा ने ये ठान लिया कि अब जीवन लीला समाप्ति कर दी जाए, अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। परिवर्तन करने की मांग करता था, लेकिन कस्टडी में जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कस्टडी में है, लेकिन अभी कस्टडी उसकी और बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से फिजान की जो मुसीबत है वो आए दिन बढ़ रहे हैं, कोर्ट से उनसे पूरी तरीके से जो है मिली हुई है। और साथ ही जिस तरीके से बताया गया है कि वो एक दिन पहले तनिष्का के साथ में जो मेकअप रूम में था, एक साथ दोनों लोगों को खाना खाने की बात यहाँ कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से जो है तनिष्का ने जो सुसाइड किया, ऊपर से कोई आत्महत्या की है, इसको देखते हुए इसमें सारा दो लिखते हैं जांच का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जांच भी जो है इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्व बताया जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी और पुलिस के अभी जो है कस्टडी में है, एक दिन की कस्टडी और बढ़ाई गई। जिस तरीके से वो जो काफी दिनों से तनिष्का को परेशान कर रहा था, उसमें उनकी माता ने भी आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन की बात इसमें बताई गई कि धर्म परिवर्तन करने के लिए जो डिमांड यहाँ पर तनिष्का रखी थी तनिष्का के सामने, लेकिन अब जिस तरीके से जो आज खुलासा हुआ था, एक बड़ी मुसीबतें और सामने उनके सामने खड़ी कर दी और इस चुनौतियां से जिस तरीके से पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी और पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से नई साल के जश्न को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में पर्यटकों की मांग को देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर हमला बोला है। सरकार प्रदेशवासियों को नए साल के तोहफे के रूप में मदिरा परोस रही है, जो बेहद निंदनीय है। तो शराब पर सियासत तेज हो गई है। धामी सरकार ने फैसला लिया है कि शराब की दुकानें नए साल के मौके पर 24 घंटे खुली रहेंगी। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि नए साल के गिफ्ट में शराब बांट रही है सरकार। सरकार ने एक बहुत ही हतप्रभ करने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने नए साल पर 2 जनवरी तक सारे होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ सारी शराब की दुकानें भी 24 घंटे खुलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में हमारा ये धार्मिक प्रदेश है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते जरूर हैं, लेकिन एक धार्मिक आस्था लेकर अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, यहाँ हमारी माँ बेटियों के साथ छेड़खानी हो गई, कार के एक्सीडेंट नशे में हो गए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे में शनै शनै शराब को हतोत्साहित करने की बात करने वाले आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। पहले इन्होंने मोबाइल वैन से घर घर दारू बेची और अब ये 24 घंटे दुकानें खोलने का निर्णय जो उन्होंने 2 जनवरी तक लिया है, इसके अत्यंत दुष्प्रभाव होंगे। प्रदेश की छवि तो धूमिल होगी ही होगी। वहीं दूसरी ओर लगता है कि धामी सरकार पूरी तरह से शराब माफिया के शरण में जा चुकी है और उनके दबाव में इस तरह के निर्णय ले रही है। सौरभ भाटिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, शराब पर सियासत अब गरमा रही है उत्तराखंड में। सरकार कह रही है कि 31 और 1 जनवरी को शराब की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी ताकि जो पर्यटक आएंगे वो शराब का लुत्फ उठा सकें। इसके साथ ही राजस्व भी प्रदेश का इससे बढ़ेगा। तो वहीं सरकार कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि मदिरा परोस तो ये नई साल की गिफ्ट में सरकार। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की अगर बात की जाए तो हाल ही में हमने सुना था कि प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि कोविड के दौरान जब दुकानें बंद हुई थी तो राजस्व का बड़ा नुकसान जो उन लोगों को झेलना पड़ा था जिनसे जो आज वसूली की जा रही है। जब जो सरकार उस राजस्व के लिहाज से उनको मौका दे रही है तो कांग्रेस के नेता इस पर भी जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस के जो है राजनीति करने का स्तर जो इस तरीके का हो गया, जहाँ अध्यक्ष कहते हैं कि इसको लेकर जो है सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। वहीं जब जो दुकानें खोलने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया तो उसका भी विरोध हो रहा है। हालांकि जो भाजपा के नेता उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पर्यटन प्रदेश है, जब पर्यटक दूर दूर से आएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा और जो लंबे समय तक, क्योंकि हमने कोविड का दौर देखा जब जो होटल व्यवसायियों को खासा जो है नुकसान हुआ था, जिसका टैक्स आज तक वो चुका नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर बकायदा सरकार के स्तर पर ये बातचीत चल रही है कि टैक्स किस तरीके से भुगतान होगा। अब जो है राज्य सरकार ने जब इस तरीके का निर्णय लिया तो सियासत गर्मा गई है।
बकायदा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जब जो है कांग्रेस की सत्ता में सरकार थी तो महज 400 कुछ दुकानें यहाँ पर विद्यमान थी शराब की, और वर्तमान में जो है ये दुकानों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने जब जो है कहा था कि 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड को किया जाएगा, और अब जो है सरकार जो है शराब की दुकानों को रात भर खुलवाने का दावा कर रही है। 2 तारीख तक जो है 24 घंटे शराब की दुकानें खुलेंगी। इससे आखिरकार कितना राजस्व वसूल होगा, ये कहीं ना कहीं सियासत को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जो है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि जो शराब व्यवसायी है उनको राजस्व के नाम पर जो है लूटा जा रहा है, उनके साथ जो टैक्स के नाम पर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जब जो है सरकार उनको एक रियायत दे रही है तो कांग्रेस के नेता उसका भी अब विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इसके साथ ही एक राजस्व की बात जो सरकार कह रही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है सौरभ, कि राजस्व तो जाहिर तौर पर बढ़ेगा अगर 24 घंटे शराब की दुकानें खुलेंगी, और राजस्व बढ़ेगा तो प्रदेश में फिर विकास की रफ्तार भी तेज पकड़ेगी। तो हालांकि कांग्रेस फिर इस बात को मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए, यही समझ से परे, जहां इनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दावा किया था कि शराब व्यवसायियों से कोविड के दौरान का टैक्स वसूला जा रहा है, उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब सरकार ने जो है शराब व्यवसायियों को राहत देने का काम किया, तो इसको लेकर भी कांग्रेस के द्वारा जो है इस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेताओं में जो राजनीति करने का कितना जो शौक बन चुका है, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें यही जानकारी है कि उनका अध्यक्ष जो क्या कहते हैं और वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऑनलाइन ठगी करने वाले अशिक्षित लोगों के अलावा पढ़े लिखे लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो हापुड़ से खबर है जहां पर अशिक्षित लोगों को भी ठगी का शिकार बना रहा है। बुधवार को हापुड़ जिलाधिकारी मेधा के नाम से व्हाट्सएप पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास मैसेज आया। यही मैसेज सीएमओ से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचा, जिससे पैसे की डिमांड की गई और इस मैसेज का शिकार हापुड़ सीएससी अधीक्षक हो गए। उन्होंने 10,000 रुपए की ठगों को ट्रांसफर किए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डीएम मेधा रूपम की डीपी लगाकर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ और डॉक्टरों से अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पैसे मांगे जा रहे हैं। ठगी का शिकार हापुड़गढ़ रोड स्थित CHS अधीक्षक हो गए हैं और उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। वहीं हापुड़ सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर मैसेज भेजे गए हैं, जिसके बाद उनके मैसेज आए तभी उन्होंने लोगों को अलर्ट कर दिया, लेकिन हमारे CHC अधीक्षक उस मैसेज को समझ नहीं पाए और जल्द ही उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में साइबर सेल को शिकायत की गई है। तो हापुड़ में डीएम मेधा रूपम की डीपी लगाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप नंबर के जरिए उनसे पैसे की डिमांड की गई, क्योंकि डीएम मेधा रूपम की फोटो लगा रखी थी और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों ने डीएम समझ के पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, बिना ये तफ्तीश के कि वाकई में डीएम है या फिर कोई जालसाज या कोई गिरोह। हापुड़ के CMS से ठगी की गई है। ठगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डीएम के नाम पर पैसा लिया जाता है। शक्ति ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता हापुड़ से। शक्ति, दरअसल पूरी खबर क्या है, एक बार आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें, हापुड़ में चिकित्सा विभाग के अधीक्षक को 10,000 रुपए का चूना लगाया गया है। साइबर ठगों द्वारा ये ठगी की गई है और हापुड़ डीएम मेधा रूपम के नाम पर ये सारी ठगी की गई है। आपको बता दें कि हापुड़ सीएमओ सहित 4 डॉक्टरों पर कल डीएम एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, जिसमें उसने खुद को हापुड़ डीएम मेधा रूपम बताया था और अर्जेंट पैसों की मांग की थी, जिसमें से 3 सीएमओ सहित 3 लोगों ने तो पैसे ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन हापुड़ CHC अधीक्षक दिनेश खत्री द्वारा 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब सीएमओ और आपस में सभी डॉक्टरों की चर्चा होती है कि डीएम की तरफ से डिमांड की गई है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसके बाबत हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी डीएम मेधा रूपम से बातचीत करते हैं और डीएम मेधा रूपम से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि डीएम ने किसी तरह की किसी भी पैसे की मांग नहीं की गई है और उसी तरीके से साइबर ठगों ने
चिकित्सा विभाग के अधिकारी को 10,000 का चूना भी लगा दिया है। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया है तो उसके बाद लगातार खबरें उसमें प्रकाश में आ रही हैं। उसके बाद हापुड़ चिकित्सा विभाग की तरफ से साइबर सेल में इसकी शिकायत की गई है और साइबर सेल के अधिकारियों ने अब इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो साइबर ठग है उनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन अभी कोई बड़ी सफलता हापुड़ साइबर सेल को नहीं लगी है, अभी कोई गिरफ्तारी लेकिन नहीं शक्ति की इस गई तरह है। का तो पहला कहीं- मामला है हापुड़ में कि बड़े अधिकारियों के नाम की डीपी लगाकर और इस तरह से ठगा गया हो अधिकारियों को, सीएमओ को, सीएमएस को। या इससे पहले भी इस तरह की बिल्कुल। चीजें हुई हैं। और वो आखिर आरोपी कौन है? साइबर की टीम अभी तक कुछ पता लगा पाई है, कुछ जानकारी जुटा पाई है? नंबर कहाँ का था, कहाँ से व्हाट्सएप चल रहा था? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पहला मामला है जिसमें हापुड़ डीएम के नाम पर ठगी की गई है और वो भी सरकारी अधिकारियों को ही चूना लगाया गया है। हापुड़ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को चूना लगाया गया। सीएचसी अधीक्षक हैं दिनेश खत्री, उन्हें 10,000 रुपए का चूना लगाया गया है। हापुड़ में ये पहला मामला है कि डीएम के नाम पर जिस तरीके से ये ठगी की गई है। तो कहीं ना कहीं साइबर ठगों ने बड़े ही प्री प्लान तरीके से एक नंबर निकाला, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया, खुद को डीएम के तौर पर प्रेजेंट किया और चुनिंदा 4 चिकित्सा विभाग के अफसरों पर मैसेज जाता है जिसमें से एक सीएचसी अधीक्षक इसके झांसे में आ जाते हैं और 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि साइबर ठगों ने बड़े ही प्री प्लान करके इस ठगी को अंजाम दिया है। बाकी 3 लोग हालांकि इसमें बच गए हैं हापुड़ सीएमओ सहित, क्योंकि हापुड़ सीएमओ सहित 4 किस लोगों चीज पर का हवाला ये मैसेज देकर आया पैसे था। की डिमांड की गई थी? क्या कहा गया था उस फर्जी व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अधिकारियों से? क्यों पैसे भेजिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसमें डीएम ने अपने आप को डीएम के तौर पर प्रेजेंट किया गया हाँ। था और खुद को एक मीटिंग में बताया गया था और साथ ही अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट की गई थी। कहा गया था कि मैं एक मीटिंग में हूं, आप कॉल ना करें और तुरंत ही पैसे ट्रांसफर करें, जिसमें से सीएचसी हापुड़ के जो अधीक्षक हैं दिनेश खत्री, उनके द्वारा 10,000 रुपए की धनराशि डाल भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं साइबर ठगों ने चिकित्सा विभाग को चूना लगाया है, हापुड़ डीएम के नाम पर चूना लगाया है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। साइबर सेल में इसका में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हापुड़ की साइबर सेल की टीम कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए शक्ति। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।